So good morning everyone. बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. इससे पहले हम फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा? एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर. अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे बेसिकली. जब इन्होंने बिजनेस अपना काम धंधा शुरू किया तो ये मैकेनिकल इंजीनियर. तो टेलर स्टार्टेड हिज करियर एज मैकेनिक एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर. मतलब मैकेनिक से शुरू हुए और चीफ इंजीनियर तक आए. तो बहुत लंबी जर्नी इन्होंने तय की, बहुत ग्रोथ करी अपने करियर में. अब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी, इन्होंने मैनेजमेंट को साइंस से जोड़ा. इन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करने की बात कही. और इनकी बात में इतना दम था कि आज भी हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के बारे में. तो टेलर वाज द फर्स्ट वन टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेज एन एंटरप्राइज इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. तुक्का तीर तुक्का लगाने की जगह इन्होंने बोला साइंटिफिक अप्रोच लगाओ. साइंटिफिक अप्रोच लगाओगे तो सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, वेस्टेज कम होगा. एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फेयोल को कहा जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जबकि टेलर है कौन? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. अब डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, वो कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू. मतलब आप क्या चाहते हैं कि लोग वो काम करें, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट. मतलब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं लोगों से. मैनेजमेंट होता ही क्या है? दूसरों से काम करवाने के लिए होता है. तो मैनेजमेंट को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम दूसरे से क्या काम कराना चाहते हैं, एंड इस बात को इंश्योर करना कि वो बेस्ट तरीके से करें एंड चीपेस्ट तरीके से करें. चीपेस्ट यानी घटिया तरीके से नहीं, सस्ता. चीपेस्ट यानी सस्ता, कॉस्ट कम से कम आए, कम कॉस्ट में बेस्ट. ये था टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्होंने बेसिकली क्या किया? मैनेजमेंट और साइंस दोनों को इकट्ठा किया और बोला कि साइंटिफिक अप्रोच लगाओ. साइंटिफिक अप्रोच मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लीजिए एक वर्कर है, हमने बोला 100 रुपए पर डे का वेज. एक वर्कर को कितना मिलेगा? 100 रुपए. अब बताइए, जो वर्कर मान लो 20 यूनिट बनाता है उसको भी कितना मिलेगा? 100 रुपए. जो वर्कर 10 यूनिट बनाता है उसको कितना मिलेगा? 100 रुपए. 10 वाला आराम से काम करता है, 10 वाला नालायक है, और 20 वाला अच्छे से काम करता है, इफिशियंट है, फिर भी दोनों को उतना ही पैसा मिल रहा है. तो इसमें क्या होगा? मन नहीं लगेगा? 20 वाला भी बोलेगा यार कि मैं भी आराम से काम करता हूं. तो टेलर ने बोला कि इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर को डिफरेंट रेट से वेजेस दीजिए. उनका पैसा देना मतलब 20 वाले को आप ज्यादा पैसे दीजिए और 10 वाले को कम. तभी ये जाके ये सोचेगा कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, और ये सोचेगा कि मुझे अच्छे सैलरी का पैसा मिल रहा है तो मैं अच्छा काम करूं. तो टेलर ने बोला कि आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच मत लगाइए, आप रूल ऑफ थंब मत लगाइए, आप रिजिड अप्रोच मत लगाइए, आप रैंडम अप्रोच कोई मत लगा दीजिए कि चलो मेरा मन है ऐसा हो गया. ऐसा मत करिए. आप क्या करिए? साइंटिफिक तरीके से काम करिए. देखिए कि अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उसको ध्यान में रख के आप मैनेजमेंट कीजिए. आगे चलते हैं इससे. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ, हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, टेलर ने 4 ही प्रिंसिपल्स दिए हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. पहला है साइंस
ये कॉमा लगा है, ध्यान देखना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर ये कॉमा नहीं होता तो क्या पढ़ते, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगर यहां कॉमा लग जाता, एक मिनट, जैसे अगर यहां पे कॉमा लगा है, ध्यान से देखिएगा, मतलब साइंस फॉलो करना है ना कि रूल ऑफ थंब। अगर यहां कॉमा लग जाता तो क्या होता, साइंस को नहीं फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब फॉलो करना है, ठीक है। तो साइंस कॉज नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब वी विल फॉलो द साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब क्या भी है, रूल ऑफ फोर्स, रिजिडिटी। टेलर ने बोला कि आप क्या करें, साइंटिफिक तरीके से काम करें। साइंटिफिक तरीके से काम करने का मतलब है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके यहां 10 वर्कर्स हैं, ठीक है। एक वर्कर, एक मशीन पे कितने चाहिए, 2 मशीनें हैं, कितनी है, 2 मशीन है। हर मशीन पे 5 वर्कर चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं, 2 मशीन है और टोटल वर्कर्स कितने हैं, 10। अब इन 2 मशीनों पे, एक मशीन पे कम से कम 5 वर्कर्स और दूसरी मशीन पे 5 वर्कर्स, ठीक। एक मशीन से मान लो एक दिन में प्रोडक्शन होता है 1000 यूनिट, तो दूसरी मशीन से भी प्रोडक्शन होता है कितना, 1000 यूनिट्स। तो अब बताओ कितना होगा, 10,000 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट और 1000, तो टोटल एक दिन में कितना बना सकते हैं, 2000 यूनिट्स। अब मैनेजर आया और मैनेजर बोला कि मुझे एक दिन में 5000 यूनिट चाहिए, कितना चाहिए बताओ। क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रूल ऑफ फोर्स। मैनेजर कह रहा मुझे चाहिए, उसके डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। आप डिक्टेटरशिप नहीं करिए, आप साइंटिफिकली देखिए कि अगर वर्कर ओवर टाइम, मान लो ये 12 घंटे का है, तो अगर ओवर टाइम भी करेंगे तो क्या होगा, आपका 2000 से 4000 हो जाएगा, लेकिन 5000 यूनिट अचीव नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरीके से काम मत करिए, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे मत करिए काम। आप तुक्का मत लगाइए, थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग बिफोर एंड डूइंग मतलब किया फिर गलत हुआ फिर किया, फिर गलत हुआ फिर किया, फिर गलत हुआ फिर किया, ये मत करिए। आप क्या करें, आप साइंटिफिकली करें, पहले सोचें फिर काम करें, ना कि काम करने के बाद सोचें, ऐसा ना करें। तो ये था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, रूल ऑफ थंब को हमें प्रोहिबिट करना है, रूल ऑफ थंब को हमें लगाना नहीं। जैसे ये रूल ऑफ थंब है, ये हमें नहीं चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइंस। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये क्या है, देखो 2 एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है मैनेजमेंट यानी मैनेजर, दूसरे होते हैं वर्कर। अब मैनेजर सोचता है कि वर्कर मेरा स्लेव है, स्लेव यानी गुलाम, और वर्कर सोचता है मैनेजर जो है मेरे ऊपर जुल्मो सितम ढा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में दुश्मनी की भावना रहती है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु, दुश्मन। अब बताइए अगर दुश्मनी की भावना लेके बैठे रहेंगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, दुश्मन के साथ काम करना आसान नहीं है। तो टेलर ने बोला कि भैया हार्मनी के साथ रहें, आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब, अगर एक बात बताओ, मैनेजर है लेकिन वर्कर नहीं है तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता। और अगर वर्कर है लेकिन मैनेजर नहीं है तो गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो टेलर ने बोला कि आप अपनी सोच बदलिए, सोच बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर एटीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन एंड एनिमिटी, मतलब दुश्मनी की भावना को बदलिए, मिलजुल कर काम करिए, मिलजुल कर काम करिए।
तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करिए, झगड़ा मत करिए। मैनेजर कह रहा है कि साहब हम तुमको क्या करेंगे, जितनी फिक्स वेजेस है उससे एक ज्यादा 1 रुपए नहीं देंगे। वर्कर कह रहा है हम तो पैसा लेके रहेंगे, बताओ तो क्या होना चाहिए? अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसका शेयर किसके साथ, वर्कर के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जैसे ये बोनस दे रहा है यहाँ पर आप देखिए, बिकॉज प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये हो गए, पहला प्रिंसिपल हमने जो देखा वो था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हो गया हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। अब तीसरा प्रिंसिपल जो है, तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब, पहला देखो हमने इससे पहले वाला प्रिंसिपल क्या था, इससे पहले वाला प्रिंसिपल था आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, मतलब आप मिलजुल कर रहे। अब यहां पर क्या है, मिलजुल कर रहे और साथ ही साथ आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। ये मिलजुल के रहोगे तो ही क्या करोगे, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करोगे। पहले झगड़ा शांत करो, उसके बाद मिलजुल कर काम करो। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। अब ये क्या है भैया, वर्कर और, ये देखो मिलजुल के हैं, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैनेजर्स, अब ये कैसे होगा बताओ, ये होगा कैसे? मैनेजर्स जो है वो कुछ भी वर्कर्स के बारे में डिसाइड करने से पहले वर्कर से पूछ ले। मान लीजिए वर्क स्टैंडर्ड तय करना है कि काम किस तरीके से किया जाएगा, तो काम वर्कर्स को करना है, तो एक बार वर्कर्स की भी एडवाइस, सलाह ले लिया जाए, जिससे वर्कर्स भी फील करेंगे कि हाँ भैया हमारे लिए बनाया जा रहा है। तो यहां पर होगा क्या, जब दोनों लोग एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझेंगे, दोनों लोग एक दूसरे की जरूरत को समझेंगे, तो मिलजुल कर काम करेंगे, और मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। और अगर झगड़ा होगा, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, यानी प्रतिस्पर्धा को सहयोग से हटा देना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या है, देखो टेलर कहते हैं आपके यहां एक वर्कर को आपने अपॉइंट किया, ठीक है, अब अपॉइंट किया तो उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम दो। पहली बात तो उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम दो, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी यहाँ टीएच वाई दे, अगर आप किसी वर्कर से उसका 100% निकालना चाहते हो तो उसको ट्रेनिंग दो, जिससे आप उसके 100% पोटेंशियल को क्या कर सको, यूज कर सको। देखो ट्रेनिंग नहीं होगी। अब एक बात बताओ, अगर वर्कर एक जगह पे है और वो कुछ भी सीख नहीं रहा है, तो सीख नहीं रहा तो बहुत जल्दी वो आपके यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा जहां पर वो कुछ सीखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सीखेगा नहीं तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो भैया वो एक जगह पे है, 10 साल से कैशियर ही है, तो वो काम करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इफिशियंसी बढ़ाई जाए तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। Every organization should follow a scientific system of selection and selection workers should be assigned as per their कैपेबिलिटी। उनको जॉब उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलनी चाहिए और उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़े। इफिशियंसी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो ये थे 4 प्रिंसिपल टेलर के। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तीसरा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म,
एंड फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आगे की तरफ चलते हैं। अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आए। देखो प्रिंसिपल और टेक्निक में डिफरेंस क्या है समझना। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होते हैं, हमने पढ़ा है। प्रिंसिपल आर जनरल गाइडलाइंस जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को डिसीजन लेने में। और टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स हेल्प करती हैं टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल। मतलब टेक्निक की मदद से आप प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब सिद्धांत जो प्रिंसिपल है उसको लागू करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद ली जाएगी। साइंटिफिक टेक्निक आपको हेल्प करेंगे। तो पहला साइंटिफिक टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा फेयोल का जो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि वन सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिम ओनली। मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर यानी बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यहां पर टेलर ने उल्टी बात कही। यहां टेलर ने बोला देखो बेसिकली आप समझे कि टेलर ने जो बात कही है ना, टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली वर्कर लेवल के हैं, मतलब फ्लोर लेवल के हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के आसपास इनकी बातें सीमित है। पहला फैक्ट्री। देखो इन्होंने क्या बोला कि मान लो एक वर्कर है, एक वर्कर का एक सुपरवाइजर है। तो टेलर ने बोला कि एक आदमी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर चीज में अच्छा हो। अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। सारी चीजों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अच्छी बात है। तो टेलर ने बोला कि क्या करो, आप दो चीजें, दो डिपार्टमेंट बनाओ। एक बनाओ प्लानिंग, जो काम कैसे करना है उसको प्लान करेगा, और दूसरा जो कि प्रोडक्शन को एक्चुअल में करेगा। ठीक है। अब इन्होंने बोला काम तो किसको करना है? काम वर्कर को करना है। तो प्लानिंग का काम क्या होगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? सिर्फ प्लान करना। अब इसमें इन्होंने 4 सुपरवाइजर बनाए। एक बनाया रूट क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एक शॉप डिसिप्लिनरियन। फिर ये सब क्या करेंगे? वर्कर पे नजर रखेंगे। फिर प्रोडक्शन वाले में बनाया गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर बनाया। अब देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग साइट्स इन प्लानिंग रूम, मतलब प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, एक्चुअल में एग्जीक्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्लान बनाएंगे और ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एक्चुअल में परफॉर्म कौन करेगा? वर्कर। ये परफॉर्मेंस पे निगाहें रखेगा। ठीक है। अब ये क्या हुआ? टोटल टेलर ने 2 डिपार्टमेंट बना के हर एक डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर रखे, यानी 4 4 8 सुपरवाइजर टोटल हो गए। मतलब टेलर ने एक काम को कितने टुकड़ों में बांटा? 8 टुकड़ों में 2 हिस्से किए और फिर उनको फर्दर सब डिवाइड किया 4 4 हिस्सों में। मतलब टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो किया। क्या फॉलो किया? डिवीजन ऑफ वर्क एक्सटेंसिवली लगाया। एक काम था उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट के हर एक काम को 4 4 हिस्सों में बांटा। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। According to this technique, task of supervision is divided into several specialized functions and each function is entrusted to a specialist foreman। मतलब सुपरविजन के काम को हिस्सों में बांटा गया, टुकड़ों में बांटा गया और हर एक फंक्शन एक्सपर्ट को दिया गया। ठीक है। फिर टेलर अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड टू एड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क किया। देखो वहां पर उन्होंने क्या किया? 8 हिस्सों में बांटा और सबको अलग अलग काम दिया, तो एक काम को करके वो एक्सपर्ट बन जाएगा। आगे क्या कहते हैं? टेलर सेपरेटेड प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन। जैसे प्लानिंग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? प्लानिंग। और डूइंग के लिए प्रोडक्शन। तो प्लानिंग वाले क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे। एंड ईच फंक्शन इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ 4 फोरमैन। हर एक फंक्शन के लिए कितने फोरमैन बनाए? 4 फोरमैन बनाए। मतलब टोटल
टोटल 8 स्पेशलिस्ट बनाए एक सुपरविजन के काम के लिए। ये वर्कर के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, निगाहें रखेंगे और वर्कर को निर्देश भी देंगे। आगे चलते हैं इसी में। देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला क्या था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज टू प्रिपेयर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विच वर्कर हैव टू परफॉर्म देयर जॉब। ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है ना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, डिटेल में देगा जिसके हिसाब से वर्कर को काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इन डिटेल में इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करेगा जिसके हिसाब से वर्कर्स को काम करना है। दूसरा रूट क्लर्क लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड बाय फॉर वर्कर टू कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। ये क्या है, रूट क्लर्क क्या करेगा, सीक्वेंस बताएगा कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वर्कर के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो रूट क्लर्क क्या है, पहले सीक्वेंस, रूट क्लर्क का काम क्या है, सीक्वेंस बताना कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या करेगा, ये ध्यान में रखेगा कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज अ फोरमैन हु कुड रिकॉर्ड द टाइम टेकन बाय अ वर्कर इन कंप्लीटिंग अ जॉब। एक वर्कर को काम करने में कितना टाइम लगा ये देखेगा। एंड वुड आल्सो कंपाइल द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट जॉब, मतलब कॉस्ट शीट बनाने का काम किसका होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। ये देखेगा कि वर्कर ने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया और उसमें कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट शीट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखो टाइम कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, नाम से ही पता। एंड डिसिप्लिनेरियन, ये क्या करेगा भैया, ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करेगा मतलब कौन कितना एब्सेंट रहता है, कौन टाइम पे आता है, कौन मिसबिहेव करता है, कौन इनडिसिप्लिन है, ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा, डिसिप्लिनेरियन। तो ये हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट। इंस्ट्रक्शन देगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क बताएगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे होंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि कितना टाइम लगा कॉस्ट शीट बनाने का काम। एंड डिसिप्लिनेरियन का काम होगा टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द वर्कशॉप। अब आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस विल इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब। टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब का मतलब क्या है कि काम जो है वो टाइम पर खत्म हो, मतलब काम इस स्पीड से किया जाए कि वो टाइम पे फिनिश हो। जैसे मान लो कि 8 घंटे में प्रोडक्शन करना है हमें 500 यूनिट और 4 घंटे में बने हैं सिर्फ 100 यूनिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगले 4 घंटे में और कितने बनेंगे, 100 यूनिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड बॉस विल इंश्योर द स्पीड ऑफ द वर्क परफॉर्म, काम टाइम पे खत्म हो उसके लिए वर्क की स्पीड भी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा भैया, गैंग बॉस क्या करेगा, वर्कर्स को टूल्स मशीनरी अवेलेबल कराएगा। इस बात को इंश्योर करेगा कि वर्कर को काम करने की फैसिलिटी जैसे मशीन, मटेरियल, टूल्स, ये सब क्या हो, अवेलेबल हो, रेडी, अदरवाइज वर्कर काम नहीं कर पाएगा। मतलब गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वर्कर को मशीन, टूल्स, मटेरियल ये सब अवेलेबल करा दे। रिपेयर बॉस क्या देखेगा, मशीन के रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसकी होगी। रिपेयर बॉस की मशीन में कोई खराबी आती है तो ये कौन सुपरवाइज करेगा, रिपेयर बॉस। एंड इंस्पेक्टर क्या देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मतलब जो गुड्स बना रहे हैं क्या उसमें क्वालिटी है कि नहीं। तो क्वालिटी कौन देखेगा, इंस्पेक्टर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो हमने गुड्स बनाया, गुड्स बनाने के बाद आया जैसी क्वालिटी हम चाहते हैं वैसी क्वालिटी है या नहीं। तो ये थे आपके फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब आगे चलते हैं। फिर अगला टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने बोला देखो आप हर एक फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के लिए क्या करिए, स्टैंडर्ड लगाइए। स्टैंडर्ड सिर्फ आउटपुट के लिए नहीं, हर एक फेज के लिए स्टैंडर्ड लगाइए तो आउटपुट अपने आप स्टैंडर्ड आएगा।
अब देखो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फाइनल गुड्स मतलब फिनिश गुड्स चाहिए, फिनिश गुड्स शानदार क्वालिटी का चाहिए, तो आपका रॉ मटेरियल भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब जैसा रॉ मटेरियल होगा, जाहिर सी बात है वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट आएगा। फिर आपकी मशीन भी स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन मेथड भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स चाहते हैं तो सिर्फ गुड्स अच्छी क्वालिटी का तभी आएगा जब आपका रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड हो, जब आपका मेथड स्टैंडर्ड हो, जब आपकी मशीन स्टैंडर्ड हो। फिर सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन में बोला कि अननेसेसरी वैरायटी हटा दीजिए। मतलब देखिए, मान लीजिए कि आप हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन है? आप 5 रुपए का भी सोप बनाते हैं, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का। अब आप देखें कि इसमें से कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में पब्लिक पूछती भी नहीं है। तो आप देखें कि 5 रुपए वाला तो हम फालतू में बना रहे हैं, ये बिकता है नहीं, बस इसमें फालतू में इसकी डिजाइनिंग में परेशान रहते हैं, तो इसको हटा दीजिए। मतलब ऐसी वैरायटीज, ऐसे साइज, ऐसे ग्रेड्स हटा दीजिए जो आपके सेल में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। एक रूल होता है, रूल ऑफ 30-70, 70-30 एंड होता है 80-20। ये 80-20 क्या कहता है कि आपका 80% जो रेवेन्यू है ना, वो 20% प्रोडक्ट से आता है। मतलब 20% प्रोडक्ट में इतना दम होता है कि वो आपका 80% रेवेन्यू जनरेट करा देते हैं, और बाकी जो 20% प्रोडक्ट बचता है ना, वो 80% प्रोडक्शन, 20% रेवेन्यू 80% प्रोडक्शन से आता है। तो भैया देखो कि कौन से ऐसे फालतू प्रोडक्शन चल रहे हैं, उनको क्या करेंगे हम? बंद करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेथड स्टडी की बात करते हैं। मेथड स्टडी में क्या बोला गया? टेलर ने बोला कि काम करने का एक ऐसा तरीका ढूंढो जो सबसे बेस्ट हो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब मेथड स्टडी का फायदा क्या होगा भैया? बेस्ट तरीके से काम करेंगे तो क्वालिटी बेस्ट आएगी, क्वालिटी बेस्ट आएगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारी सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा? बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। मोशन स्टडी क्या है? देखो, एक वर्कर है, अब मान लो कि एक वर्कर जो है यहां पर, चेंज कर, एक वर्कर है, ठीक है, ये यहां पे बैठा है, ठीक। अब ये इस टेबल पे बैठा है और इसका टूल बॉक्स रखा है यहाँ पे नीचे, मतलब समझ लो यहाँ पे नीचे ये। तो अगर इसको मान लो टूल्स लेने पड़ते हैं बार बार, तो बार बार इसको झुकना पड़ता है और ये टूल उठाना पड़ता है। तो अगर हम क्या करें, इस टूल बॉक्स को कहाँ रख दें? इस टूल बॉक्स को इसके टेबल के ऊपर रख दें, तो इसको फालतू में झुकना नहीं पड़ेगा, और झुकना नहीं पड़ेगा तो मतलब बार बार इसको परेशानी नहीं होगी। ये क्या था? इसको बार बार झुकना जो पड़ता था, ये क्या था? अननेसेसरी मूवमेंट था इसका, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कर दिया तो ये कम थकेगा, कम थकेगा तो इसकी एफिशिएंसी बेहतर रहेगी। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है कि एनालिसिस करना कि वर्कर कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी मूवमेंट कर रहा है काम के दौरान, और ऐसे मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना, ऐसे मूवमेंट्स को क्या करना? एलिमिनेट करना जो कि अननेसेसरी हैं, जिनकी वजह से कोई फायदा नहीं होता बल्कि वर्कर फालतू में थक जाता है। और इस काम के लिए टेलर ने क्या इस्तेमाल किया? इस काम के लिए टेलर ने कैमरे का इस्तेमाल किया, मूवी कैमरा इस्तेमाल किया, कि पता तो चले वर्कर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, और ऐसी एक्टिविटीज को जो अननेसेसरी है, अनप्रोडक्टिव है, उनको हटा दिया जाएगा मोशन स्टडी में। ठीक है, अब आते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में यह पता लगाया जाता है कि काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए, और मतलब एक नॉर्मल वर्कर एक काम को करने में कितना टाइम लगाता है। ठीक है,
तो ऑब्जर्विंग टाइम रिक्वायर्ड, और कितना टाइम लगना चाहिए ये पता लगाना क्या है, टाइम स्टडी। मतलब मान लो कि टाइम स्टडी में हमने देखा कि एक जो है, मान लो इफिशिएंट वर्कर जो है, नॉर्मल स्किल वाला वर्कर, वो क्या करता है 5 घंटे में ये प्रोडक्ट बना देता है। तो टाइम स्टडी में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देंगे कि 5 घंटे में आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब इसमें देखो क्या है, टाइम स्टडी के लिए क्या यूज किया जाता है, टाइम स्टडी के लिए यूज किया जाता है स्टॉप वॉच। क्या यूज किया जाता है, स्टॉप वॉच। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या है, मतलब टाइम स्टडी से क्या फायदा होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो एक वर्कर एक दिन में बनाता है 100 यूनिट, एग्जांपल। ठीक है, हमें प्रोडक्ट बनवाना है मान लो एक हफ्ते में 28 यूनिट्स, 2800 यूनिट्स यानी 2800 यूनिट्स। तो एक वर्कर कितने बनाएगा एक हफ्ते में, मान लो 7 दिन काम करता है तो बनाएगा 700 यूनिट्स। तो हमें 2800 यूनिट अगर बनवाने हैं तो कितने वर्कर चाहिए, तो 2800 और एक वर्कर बनाएगा 700 यूनिट, तो कितने, 4 वर्कर्स चाहिए। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है, 4 वर्कर्स की जरूरत है। दूसरा, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, जो वर्कर अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छा इंसेंटिव, जो गंदा काम करेगा, मतलब 100 यूनिट हम बना सकते हैं एक दिन में। अब कोई वर्कर है वो 80 यूनिट बना रहा है तो उसको बोनस वगैरह नहीं देंगे। और टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, हमें पता चल जाएगा। अब देखो 4 वर्कर्स है, अब मान लो एक वर्कर को हम देते हैं एक दिन में 100 रुपीज, तो 7 दिन में कितना देंगे, 700, और 4 वर्कर हो गए तो कॉस्ट भी कितनी आ जाएगी, 2800 रुपए। तो ये पता चल जाएगा कि आपके लेबर कॉस्ट कितनी है। तो ये होता है टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव। तो टाइम स्टडी में क्या बताया जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है पता चल जाता है, कितने वर्कर्स हमें रखने हैं। दूसरा, इंसेंटिव स्कीम बनाने में मदद मिलती है, और खर्चा कितना लेबर कॉस्ट का आएगा ये पता चल जाता है। अब आगे चलते हैं। अब फटीग स्टडी देखो, एक वर्कर सुबह आया, सुबह से लगातार काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, भैया वो काम करने में थक जाएगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब उसकी इफिशियंसी कम होने लगेगी। मतलब जैसे जैसे उसके वर्किंग आवर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी कम होती चली जाएगी। अब इफिशियंसी कम होगी तो भैया आपका नुकसान है, वर्कर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करिए, उसको काम के दौरान छोटा सा ब्रेक दीजिए। ब्रेक देंगे तो उसकी इफिशियंसी फिर से बढ़ेगी। मतलब अगर वर्क, फटीग स्टडी क्या है, फटीग स्टडी में यह पता लगाया जाता है कि एक काम के दौरान वर्कर को कितना आराम दिया जाए, कितने छोटे छोटे रेस्ट दिए जाएं, जिससे क्या किया जा सके, उसकी इफिशियंसी को फिर से जिंदा किया जा सके, उसके अंदर फिर से जान आ सके, वो फिर उसी इफिशियंसी के साथ काम कर सके। तो फटीग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। जैसे मान लो वर्कर अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको क्या करो, 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दो, हर 2 घंटे में क्या करो 10 मिनट का ब्रेक दे दो, उसकी इफिशियंसी रिस्टोर हो जाएगी। इसके बाद अगला जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। देखो इधर सुनना ध्यान से। टेलर ने बोला कि आपके यहां 2 तरह के वर्कर होंगे, एक वर्कर होगा जो बहुत ईमानदारी और इफिशियंसी के साथ काम करेगा, और दूसरा होगा नालायक जो ईमानदारी और इफिशियंसी के साथ काम नहीं करेगा। आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि दोनों को सेम रेट से पेमेंट कर रहे हैं तो ये आप इफिशियंसी वाले के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इफिशियंट वर्कर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक काम करें महोदय, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मान लो एक वर्कर अगर एक दिन में 100 यूनिट बनाता है, 100 यूनिट और मोर, तो उसको हम 20 रुपीज पर यूनिट देंगे। कितना देंगे, 20 रुपीज पर यूनिट। और जो 100 यूनिट से कम बनाएगा, लेस देन 100 यूनिट, तो उसको देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज पर यूनिट। तो बताओ, मान लो एक वर्कर है जिसने बनाए 120 यूनिट, तो कितना मिलेगा उसको, 20 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा, 2400 रुपए। और दूसरे ने मान लीजिए बनाए 80 यूनिट, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा सिर्फ आपका 1200 यूनिट, 1200 रुपए। बताइए इसको कितना मिला,
2400 रुपए, इसको कितना मिला 1200 रुपए। बताइए इफिशिएंट वर्कर को ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा मिला, और इनइफिशिएंट को कम मिला। अब इससे क्या होगा देखो, इफिशिएंट वर्कर सोचेगा कि मैंने अच्छा काम किया, इसका मुझे इनाम मिला, तो मैं और मन लगा के काम करूंगा और शानदार तरीके से काम करूंगा। और नालायक वर्कर सोचेगा यार कि अगर मैंने भी ईमानदारी से काम किया होता तो मुझे भी उतना पैसा मिलते, और अगर मैं भी ईमानदार हो गया तो अगली बार से मुझे भी पैसे मिलेंगे। तो दोनों लोग क्या होंगे, दोनों लोग मोटिवेट होंगे कि हम और बेहतर तरीके से काम करें। एफिशिएंट वाला सोचेगा कि मेरी ईमानदारी का परिणाम मिला, मेरी इफिशियंसी का परिणाम मिला, और नालायक वाला सोचेगा कि मैं भी अच्छा हो जाऊं जिससे मुझे भी ज्यादा पैसे मिले। तो ये था आपका डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो ये थे टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो तो पूछें।